मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री, दैट इज चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। बेटा आपके एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, या मैं कहूँ एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मैं अब तक के लेक्चर में आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इन चीज़ों के बारे में बता चुकी हूँ। बट इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं सब्सटेंस को ब्रीफली पढ़ेंगे। इनको ब्रीफली पढ़ने से पहले मैं आपको आज के लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ जो कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी आइडिया देगा। ठीक है, तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि आपके आसपास बहुत सारे डेली कुछ फिजिकल चेंज होते रहते हैं, या मैं कहूँ कुछ केमिकल चेंज होते रहते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन आपके आसपास आपको देखने को डेली मिलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर आप उबलते हुए दूध में, दूध आपका एक सब्सटेंस है, उबलते हुए दूध में अगर आप लेमन जूस डाल देते हो तो दूध फट के आपका एक नया सब्सटेंस बनाता है जो कि आपका पनीर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस कंबाइन हुए हैं, दो सब्सटेंस को जब आपने साथ में मिलाया, दूध और लेमन जूस को साथ में मिलाया, तो आपका एक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो बेटा ये जो सब्सटेंस हैं, हम कहें ये एटम है या मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है, जो भी आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं और नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, ये किस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, किस प्रोपोर्शन में फॉर्म कर रहे हैं, या आप इनको ऐसे ही नहीं किसी आपने कोई चीज ली, दूसरी ली, उनको रिएक्ट करवा दिया या उनको ज्वाइन करवा दिया, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। इनके लिए भी कुछ लॉज दिए गए हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं जिनकी बेसिस पे आप इनको कंबाइन करवाते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो बेटा ये जो है कि जो भी सब्सटेंस कंबाइन हो रहा है या जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उनको कौन बताता है? आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जितने भी केमिकल्स आपके कंबाइन हो रहे हैं, एटम कंबाइन हो रहे हैं या मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं या फिर एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, वो इन्हीं लॉज के हिसाब से कंबाइन हो रहे हैं, इनको ही फॉलो करते हैं। तो बेटा इसमें हम कुछ आपके लॉज पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ है हमारा आज का, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, वो देखो कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज जो भी आपके आसपास हो रहा है, या मैं कहूँ जो भी केमिस्ट्री में हो रहा है, जो भी केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, वहां पे क्या होता है, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट अब क्या होता है वो देखते हैं। बेटा आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें जिन चीजों को आप कंबाइन करते हो वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस आपका बनता है उनको कंबाइन करने के बाद वो आपका कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर बात करें ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, किसी जो भी आपके फिजिकल रिएक्शन में या मैं कहूँ फिजिकल चेंज में या केमिकल चेंज में जो भी आपका प्रोडक्ट बना है, उसका जो टोटल मास होगा, उसका जो टोटल वेट होगा, वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। वो हमेशा ही इक्वल होगा किसके बराबर? जिन रिएक्टेंट को आपने कंबाइन किया था उनके मास के बराबर। ठीक है, इसीलिए इस लॉ को कहा गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि किसी भी फिजिकल चेंज में या फिर केमिकल चेंज में, या मैं कह सकती हूँ किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका मास हमेशा कंजर्व रहता है। यानी कि जितना मास आपने रिएक्टेंट का मिलाया था, प्रोडक्ट में आपको हमेशा उतना ही मिलता है। मान लो कि आपने कोई सब्सटेंस लिया है A और दूसरा सब्सटेंस लिया है आपने B, इन दोनों को आपने मिला दिया, इसका आपने 1 ग्राम मिलाया और इसका आपने 2 ग्राम मिलाया, तो जो आपका बेटा प्रोडक्ट बना है, C प्रोडक्ट जो आपका बनेगा, वो हमेशा इन दोनों के मास के बराबर बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों के मास को अगर हम ऐड करते हैं, दैट इज 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ग्राम। ठीक है, यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम आपका जो टोटल मास होगा प्रोडक्ट का, जो भी आपका प्रोडक्ट बना है, चाहे कुछ भी बना हो, कभी भी किसी भी रिएक्शन में, ये हर रिएक्शन पे आपका वैलिड है, तो कभी भी जो भी आपका प्रोडक्ट बना है केमिकल रिएक्शन में, उसका जो टोटल मास होगा, अगर प्रोडक्ट 1 है
तो वो उसका जो मास होगा वो लेंगे। प्रोडक्ट 2 है तो दोनों प्रोडक्ट के मास को ऐड करेंगे, उनका सम करेंगे। 3 है तो तीनों प्रोडक्ट के मास को ऐड करके टोटल मास निकालेंगे प्रोडक्ट का। तो जो टोटल मास है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका टोटल मास वो इक्वल होगा जितना भी आपने रिएक्टेंट कंबाइन किया है उसके मास के बराबर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। काफी बार इस टाइप के एग्जाम्पल आपसे न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें बेटा, मान लो हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें मैंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, Ca होता है कैल्शियम, C फॉर कार्बन और O3 होता है ऑक्सीजन। तो ये कंबाइन होके आपका बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, Ca कैल्शियम और CO3 ग्रुप होता है कार्बोनेट ग्रुप, इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने एक बीकर में लिया। ठीक है, उसको मैंने हीट किया, तो ये जो डेल्टा साइन है ये आपको हीट बताता है। ठीक है, कि आप हीट कर रहे हो एरो के ऊपर। तो बेटा आपका ये क्या हुआ, ये आपका हुआ रिएक्टेंट रिएक्शन में, और हीट करने के बाद जो सब्सटेंस बनते हैं नए सब्सटेंस वो आपके कहलाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेटा अगर हम यहां देखें तो देखो आपका क्या हुआ है कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को जब एक बीकर में लेके एक कंटेनर में लेके हीट किया तो मेरे को 2 प्रोडक्ट मिले। पहला कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो मिली। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास मैंने एरो ऊपर की तरफ लगाया, यानी कि ये जो गैस है ये ऊपर उड़ रही है। ठीक है, कंटेनर में से गैस जब बन रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ निकल रही है। ठीक है, क्योंकि कोई भी गैस होती है हमेशा एस्केप होती है रिएक्शन में से। ठीक है, तो ये तो आपका रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब आपको मैंने दिया है कि मान लो कि मैंने आपको 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया था जो कि आपने हीट किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन और दी है इस क्वेश्चन में कि जो कैल्शियम ऑक्साइड जो बना है वो 4.4 ग्राम बना है। तो आप मुझे ये बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है। ठीक है, तो आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन गिवन है तो आप हमेशा ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो बेटा देखो आपको मैंने क्या बताया इस लॉ में कि इस लॉ में क्या कहता है कि जितना आपका प्रोडक्ट का टोटल मास है वो हमेशा रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होगा। तो प्रोडक्ट का मास जो है वो हम देखेंगे और रिएक्टेंट के मास दोनों को इक्वल करके देखेंगे। तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का मास है आपका 10 ग्राम। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का मास आपका 10 ग्राम है, वो इक्वल है किसके बराबर, प्रोडक्ट के मास के बराबर। तो प्रोडक्ट हमारा एक तो है 4.4 ग्राम और दूसरा हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया x। ठीक है, तो यहां से आप इजीली x क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट है उसका मास लिया है, तो आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हो। x क्या हो जाएगा, 4.4 ग्राम को जब आप इस साइड ले जाओगे 10 ग्राम में से माइनस हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 5.6 ग्राम। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, 5.6 ग्राम। अब अगर हम इस लॉ को प्रूव करके देखें तो देखो 10 ग्राम आपने रिएक्टेंट लिया था। ठीक है, प्रोडक्ट कितना बना है, इक्वल ही बनना चाहिए तभी तो वो लॉ फॉलो होगा। और हर रिएक्शन में ये लॉ फॉलो होना जरूरी है तभी वो रिएक्शन वैलिड मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें 4.4 प्लस 5.6 अगर करते हो बेटा तो आपका आंसर जो आता है वो टोटल आता है 10 ग्राम। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर रिएक्शन में, हर केमिकल फिजिकल चेंज में जो भी आपके आसपास हो रहा है या लेबोरेटरीज में हो रहा है या जो भी आप पढ़ोगे, हमेशा क्या होगा, जो मास होगा टोटल मास प्रोडक्ट का, चाहे प्रोडक्ट 1 है 2 है 3 है, सबका टोटल मास कर दो, उसका जो टोटल मास होगा हमेशा इक्वल होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट भी आपके 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं तो उनका मास इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमारा दिया था किसने, एंटोइन लेवोशियर ने। ये आपको याद रखना है साइंटिस्ट का नाम भी कि इस लॉ को किसने दिया था, एंटोइन लेवोशियर ने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा सेकेंड लॉ की, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है आपका दिया था जोसेफ प्रॉस्ट ने, जे प्रॉस्ट लिखते हैं हम उसे। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, देखो अ pure chemical compound always consists of same element that are combined in a fixed ratio।
कोई भी आपका प्योर सब्सटेंस होता है या प्योर केमिकल कंपाउंड होता है, वो हमेशा उनमें क्या होंगे, एलिमेंट हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है, और वो हमेशा जो एलिमेंट रहेंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्योर वाटर की बात करती हूँ बेटा, तो चाहे प्योर वाटर यहाँ पे मैं यहाँ हरियाणा का प्योर वाटर की बात कर रही हूँ, या मैं अमेरिका के प्योर वाटर की बात कर रही हूँ, या मैं कहूँ कि मैं गुजरात के प्योर वाटर की बात कर रही हूँ, या केरला के प्योर वाटर की बात कर रही हूँ, जितने भी आपके वाटर होंगे प्योर वाटर, ठीक है, प्योर फॉर्म की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, प्योर केमिकल कंपाउंड, ठीक है। तो अगर मैं प्योर वाटर की बात कर रही हूँ, उसमें हमेशा ही आपका क्या होगा, प्योर वाटर का आपका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो हमेशा ही बेटा आपका H2O होगा, H2O, ठीक है। उसमें हमेशा ही सेम एलिमेंट होंगे, कौन से, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। सिंगल H रिप्रेजेंट क्या करता है, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, यानी कि 2 एटम है हाइड्रोजन एलिमेंट के और यहाँ पे 1 एटम है ऑक्सीजन का। तो क्या कहता है बेटा, चाहे आप कहीं पे भी चला जाओ, प्योर सब्सटेंस जो है उसमें हमेशा ही सेम एलिमेंट होंगे, चाहे वाटर आप यहाँ का ले रहे हो या अमेरिका का कहीं का भी ले रहे हो, उसमें हमेशा 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 ऑक्सीजन का होगा, सेम ही एलिमेंट होंगे। और हमेशा दूसरी बात क्या है, ये जो एलिमेंट होंगे ये कंबाइन होंगे हमेशा फिक्स रेशियो में बाय मास, यानी कि इनका जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। कैसे, हमें पता है कि एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 ग्राम, तो बेटा यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है, दैट इज आपका 2 ग्राम हो गया है। तो 2:2 अगर हम ऑक्सीजन का मास लेते हैं तो यहाँ एक ऑक्सीजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम, यानी कि यहाँ पे आ गया है 16, ठीक है, 2:16, यानी कि इन दोनों एटम्स का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो है 2:16। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आपका आएगा 1:8, ठीक है, आपका रेशियो आएगा 1:8 बाय मास, क्योंकि हम मास ले रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का मास, ऑक्सीजन एटम का मास, तो ये रेशियो हमेशा फिक्स होगा इन एलिमेंट्स के कंबाइन होने का। यानी कि अगर आप अमेरिका के वाटर की बात करते हो तो वहां पे भी हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम वाटर में इसी रेशियो में कंबाइन होंगे, 1:8, हमेशा ही जहां पे भी आपका प्योर वाटर होगा हमेशा 1:8 में ही कंबाइन होगा। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो होगा मास का कंबाइन होने का, कि किस प्रोपोर्शन में आप हाइड्रोजन मिलाओगे, किस में ऑक्सीजन मिलाओगे, वो हमेशा फिक्स होगा, दैट इज 1:8, ठीक है। तो देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट मतलब फिक्स, या हम इसे डेफिनेट भी कहते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जो भी आपका प्योर सब्सटेंस है उसकी प्रोपोर्शन, चाहे आप किसी भी एरिया में जाके देख लो, उसकी प्रोपोर्शन, उसका जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स होगा, ठीक है। तो देखो प्योर केमिकल कंपाउंड, किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्योर कंपाउंड को लेते हो तो उसमें हमेशा सेम एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, चाहे वो आप प्योर कंपाउंड किसी भी एरिया का लो, हरियाणा से उठाओ या कहीं अलग अलग एरिया से अगर सेम प्योर कंपाउंड उठा रहे हो तो उसमें क्या होगा, सेम एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, और वो एलिमेंट जो प्रेजेंट होंगे वो किस फॉर्म में कंबाइन होंगे, फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे बाय मास, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे मैंने वाटर की आपको बताई, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि वाटर जो है उसका फॉर्मूला आपका होता है H2O। दैट मीन्स उसमें क्या होता है बेटा, सिंगल H रिप्रेजेंट कर रहा है 1 एटम, या मैं कहूँ कैपिटल H रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, और कैपिटल O रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सिंगल एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो ये सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो बेटा अगर बात करें वाटर की, तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला आपका H2O है। तो जहां पे भी चाहे आप वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे चले जाओ, अगर आपसे बात की जाए प्योर वाटर की तो उसमें हमेशा ही
2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, आपका क्या कहा था, प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। चाहे कहीं पे भी चले जा, अगर हम एक पर्टिकुलर प्योर एलिमेंट को लेके चले तो उसमें सेम ही एलिमेंट होंगे। चाहे वाटर आप यहाँ का ले रहे हो या वर्ल्ड में किसी भी लोकेशन का अगर वाटर ले रहे हो तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम ही होगा। ठीक है, तो और बात आती है दूसरी चीज क्या गई है, सेम एलिमेंट तो होंगे बट वो हमेशा ही एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे बाय मास। यानी कि अगर मास देखा जाए, ऐसा थोड़ी ना कि वाटर अगर आप बना रहे हो तो वाटर ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाएगा लैब में, नहीं, आपको एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करना पड़ता है। वाटर फिक्स अमाउंट में लेनी पड़ती है, ऑक्सीजन भी फिक्स अमाउंट में लेनी पड़ती है, तब जाके आपका वाटर एक फिक्स कंसिस्टेंसी का बनता है। ठीक है, तो वो फिक्स अमाउंट हम कैसे लेंगे, बाय मास के हिसाब से। ठीक है, तो बेटा हाइड्रोजन जो है आपको पता है एक हाइड्रोजन का मास जो है 1 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2 ग्राम। ठीक है, अगर उसके मास का रेशियो ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करें तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास को कंपेयर किया जाए कि किस रेशियो में कितना कितना हम उनको ऐड करेंगे तब जाके आपका H2O बनेगा या वाटर बनेगा, तो बेटा वो है आपका 2:16। अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखें दैट इज 1:8। ठीक है, तो हमेशा आपका वाटर जो होगा हमेशा ही बेटा 1:8 में मिलेगा बाय मास। चाहे वाटर आप यहाँ का ले रहे हो या गुजरात का ले रहे हो, लखनऊ का ले रहे हो, कहीं पे भी उसमें जो रेशियो होगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के मासेस का वो होगा 1:8। नेक्स्ट अगर बात करें हम सेकेंड एग्जांपल की, H2O2। H2O2 जो है बेटा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। H2O वाटर होता है बट H2O2 जो है एक डिफरेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, बट वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो अगर बेटा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर प्योर फॉर्म में आप किसी भी मतलब किसी भी एरिया में जाके अगर लैब से आप लेबोरेटरी से, स्कूल की लेबोरेटरी से या फिर साइंटिफिक लेबोरेटरी से अगर आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कलेक्ट करते हो तो उसमें जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा मास का, मतलब कितना कितना मास प्रेजेंट होगा, किस किस रेशियो में प्रेजेंट होगा, वो हमेशा ही क्या होगा 1:16। ये 1:16 आपका क्या है, कैसे आया बेटा, देखो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, तो 2 का, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ग्राम, दैट मीन्स 2 रेशियो। अगर ऑक्सीजन का देखें तो एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम और 2 ऑक्सीजन का 2 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज 32 ग्राम। ठीक है बेटा, तो 32 ग्राम। तो अगर आप इस रेशियो को सिंपल फॉर्म में लिखो तो 2 1s are 2 एंड 2 16s are, यानी कि 1:16 आपका होल नंबर रेशियो आएगा या एक फिक्स रेशियो आएगा बाय मास। ये हम रेशियो ले किस चीज कर रहे हैं, इन एटम्स के मासेस का रेशियो ले रहे हैं, यानी कि कितना मास में या कितना वेट आप ऐड करोगे तब जाके आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये रूल आपको याद रखना है कि कभी भी आपका क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट मतलब फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा। अगर हम एक पर्टिकुलर प्योर कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें हमेशा एलिमेंट फिक्स रहेंगे, चाहे आप किसी भी एरिया में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी भी एरिया में उस पर्टिकुलर कंपाउंड को कलेक्ट कर लो, साथ के साथ उन एलिमेंट्स का मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। तो थर्ड लॉ की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा, वो है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका दिया था जे डेल्टन ने। वो क्या कहता है बेटा, वैसे तो इसकी स्टेटमेंट जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नॉर्मली हम इसको डायरेक्टली स्टेटमेंट के थ्रू पढ़े तो काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार स्टेटमेंट बता देती हूँ आपको, फिर हम पहले इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, देन अगेन मैं आपको स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। ठीक है बेटा, तो देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका क्या कहता है बेटा, व्हेन 2 एलिमेंट्स, जब आपके 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, जब आपके कोई भी 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं with each other to form more than one compound, जब आपके कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, ठीक है, अगर वो कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होके
वही दोनों एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो बेटा ये दो एलिमेंट कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं। CO को हम कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब एक ऑक्सीजन है इसलिए मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। साथ ही साथ यही एलिमेंट दोनों कंबाइन होके किसी अदर कंडीशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है। कब बनाते हैं? जब आपका क्या बोलते हैं ऑक्सीजन अगर कम प्रेजेंट हो तो कार्बन कम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड बताता है। बट अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है तो कार्बन एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बट बात हमारी ये जो मैं बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बात हमारी आ रही है कि जब आपके दो एलिमेंट चाहे वो कोई भी हो आपस में कंबाइन होके जब एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो, चाहे 2 बना रहे हो चाहे 3 बना रहे हो, बट एलिमेंट आपके 2 ही होने चाहिए और दोनों सेम होने चाहिए उन सारे कंपाउंड्स में, ठीक है। तो अगर बात करें तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एलिमेंट है, कौन कौन से? कार्बन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। और दोनों में क्या है आपके ये दोनों एलिमेंट क्या बना रहे हैं? मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। तो जब आपके कोई भी 2 एलिमेंट कंबाइन होके मोर देन 2 कंपाउंड बनाए तब क्या लिखा है? मासेस ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का जो मास होगा दैट कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर, ठीक है। तो ये देखो बेटा हमने क्या देखा, फर्स्ट लाइन हमारी क्या थी कि जब आपके 2 एलिमेंट साथ में कंबाइन होते, ये एक एलिमेंट है ये दूसरा एलिमेंट साथ में कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, ठीक है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, ये जब कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, दूसरा कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इस केस में क्या कहा गया, अगर हम इनके मास देखें तो क्या देखो बेटा, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है और एक कार्बन एटम का मास जो होता है वो 12 ग्राम होता है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। ये मास कैसे निकला ये भी हम इसी चैप्टर में ब्रीफली पढ़ेंगे कि आप मास कैसे कैलकुलेट करते हो। तो टेंशन नहीं लेनी है कि ये कैसे आया, मैम को कैसे पता चला, हमें लर्न करना है क्या, ठीक है बेटा, वो मैं आपको उसके अब एक तरीका बताऊंगी जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट या एटम का मास, ठीक है बेटा। तो अभी हम वैसे ही कंसिडर कर लेते हैं कि कार्बन का मास होता है 12 ग्राम और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। यही दोनों एलिमेंट कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन का मास 12 ग्राम होता है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे 2 × 16 दैट इज 32 ग्राम। तो बेटा नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या करेगी, ये मास हमने देख लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, एक कार्बन है, यानी कि ये कॉमन चीज है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक जो एलिमेंट है इसका मास क्या है, फिक्स है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा। चेंज कौन सा हो रहा है आपका, दूसरे एलिमेंट का मास, ठीक है, इसमें एक ऑक्सीजन था इसलिए 16 ग्राम, यहाँ 2 आ गए हैं तो 32 ग्राम, अगर एक और आ जाएगा तो और क्या बोलते हैं, यानी कि 16 × 3 करोगे आप, वहां पे आपका मास अलग आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब आपके 2 एलिमेंट साथ में कंबाइन हो और 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाए तो उस केस में एक एलिमेंट का जो मास होगा वो हमेशा फिक्स होगा सारे कंपाउंड में। अगर 2 कंपाउंड बना रहे तो भी फिक्स होगा एक एलिमेंट का मास, 3 बना रहे हैं तो भी फिक्स होगा, 4 बना रहे हैं तो भी फिक्स होगा, सिर्फ दूसरे एलिमेंट का मास जो है चेंज होगा, ठीक है बेटा। तो उसके देखो क्या लिखा है, मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, जो सेकेंड एलिमेंट है उसका जो मास होगा दैट कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो कि कंबाइन हो रहा है फिक्स मास फर्स्ट एलिमेंट के, सेकेंड एलिमेंट का जो मास है वो क्या हो रहा है, एक फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है हर टाइम। इस केस में 16 ग्राम कंबाइन हो रहा है एक फिक्स 12 ग्राम के साथ, इस केस में 32 ग्राम फिर से कंबाइन हो रहा है 12 ग्राम के साथ। नेक्स्ट अगर कंपाउंड बनेगा तो फिर से आपका ऑक्सीजन किसी और मास के साथ 12 ग्राम के साथ ही कंबाइन होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड एलिमेंट का जो मास है वो
फिक्स फर्स्ट एलिमेंट के मास के साथ कंबाइन हो रहा है। और उसके बाद क्या कहा है, और जो ये सेकेंड एलिमेंट जो है, ये जो सेकेंड एलिमेंट जो बता रखा है आपका, ये सेकेंड एलिमेंट जो बता रखा है, इसका जो मास का अगर हम दोनों कंपाउंड में रेशियो निकाले, ठीक है, इन दोनों का अगर रेशियो निकाले, इस सेकंड कंपाउंड जो कि आपके जिसका मास फिक्स नहीं है, हर कंपाउंड में चेंज होता जा रहा है इसका मास, तो अगर इन मासेस का अगर हम रेशियो निकाले हर एक कंपाउंड में, तो देखो यहाँ पे क्या है 16 ग्राम, अगर 16 का रेशियो हम इस टू 32 करते हैं, यहाँ देखो 16 है, यहाँ 32 है, तो इसका रेशियो क्या निकलेगा बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो में निकलेगा। सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब क्या होता है कि आपको होल नंबर के फॉर्म में, सिंपल होल नंबर के फॉर्म में रेशियो निकालना है, यानी कि 1.5 नहीं लिख सकते आप, या फिर मैं कहूँ 2.5 नहीं लिख सकते, 3.45 नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना है 1:2, 1:3, 1:2:1। अगर 3 कंपाउंड बना रहे तो 3 रेशियो आएंगे, ठीक है। तो बेटा ऐसे आपको सिंपल होल नंबर रेशियो में ही इनका रेशियो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा 1:2.5, 1:3.5 या 1:1.5, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, हमेशा होल नंबर के फॉर्म में मिलेगा, सिंपल होल नंबर के फॉर्म में मिलेगा। तो अगर हम यहाँ बात करें तो 16 × 16 और 16 2 जा 32, दैट मीन्स आपका रेशियो क्या है 1:32, सॉरी 1:2, यानी कि यहाँ पे हमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिल रहा है 1:2। ठीक है बेटा, ये बात आपको क्लियर हुई कि जब भी आपके दो एलिमेंट कंबाइन होके मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हो, तो जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट का जो मास है वो फर्स्ट एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है, तो उसके जो मास का जो रेशियो होगा हर एक कंपाउंड में, वो जो रेशियो होगा किस फॉर्म में होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ये लॉ और अच्छे से समझ में आए। ये जो हमने एग्जांपल किया था इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बेटा, आपका क्या है, वाटर जो है वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बनता है, और आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से ही बनता है। ठीक है, तो अगर दोनों कंपाउंड में देखा जाए, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका क्या है, दोनों में क्या है, दोनों कंपाउंड में सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हम टाइप की बात कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे 2 टाइप के एलिमेंट है, ठीक है, और इसमें भी 2 टाइप के है, हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। ठीक है बेटा, तो जब भी आपके 2 टाइप के एलिमेंट, नंबर नहीं बात कर रहे कि 2 क्या बोलते हैं नंबर या 3 नंबर ही रिएक्ट करेंगे, नहीं, जब भी आपके 2 टाइप के एलिमेंट, यहाँ टाइप्स की बात हुई है, ये जो एलिमेंट है यहाँ टाइप्स की बात हुई है। ठीक है बेटा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो जब भी आपके 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और 2 से ज्यादा कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर भी बनाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाता है कुछ और कंडीशंस पे। ठीक है, तो अगर वहां पे हम देखें कि अगर आपका मास का वो देखें, तो देखो एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, तो 2 का कितना होगा 2 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है यहाँ पे 16, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो कंबाइन हो रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। दूसरे केस में अगर बात करें बेटा, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो हम कह सकते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन आपका कंबाइन हो रहा है। ऑक्सीजन कितने 2 है, एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, तो 2 का 16 × 2 32 ग्राम, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ पे 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों कंपाउंड में क्या है, आपका एक जो एलिमेंट, फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका मास फिक्स है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, और जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास अलग अलग आता जा रहा है। अगर तीसरा कंपाउंड बनाएगा तो तीसरे में कुछ और आएगा, ठीक है, चौथा बनाएगा तो चौथे में कुछ और आएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है इस लॉ में कि जब भी आपके 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे और कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, देन द मास ऑफ सेकेंड, फर्स्ट एलिमेंट तो ये है, द मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स मास। देखो सारे कंपाउंड्स में फर्स्ट एलिमेंट का मास फिक्स है, तो द मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, द रेशियो विल बी इन फिक्स, या द रेशियो विल बी इन सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी कि उस एलिमेंट का, किस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, सेकंड एलिमेंट के बारे में बात हो रही है कि सेकंड एलिमेंट के जो मासेस होंगे
अगर हम उसका रेशियो देखें तो वो रेशियो कैसे होंगे, बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो अगर यहाँ पे भी देखें तो एक में है 16 ग्राम रेशियो, दूसरे में है 32, तो वन फिर से 16 1 16 एंड 16 2 32, यानी कि यहाँ पे भी इस कंपाउंड में भी आपका क्या आ रहा है 1:2। ठीक है बेटा, ध्यान में रखना है इसको। स्टेटमेंट से पहले एग्जाम्पल को समझो फिर स्टेटमेंट को समझो। ठीक है, डायरेक्टली स्टेटमेंट समझोगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, या हो सकता है आपको समझ में ना आए या लर्न ना हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी आपके दो एलिमेंट साथ में कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए तो जो मासेस हैं सेकेंड एलिमेंट के जो कि फर्स्ट एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है, उन मासेस का अगर हम रेशियो निकालें तो वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में ही निकलेगा। ठीक है बेटा, और आपके और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे आपका सल्फर और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो आपके सल्फर ऑक्सीजन भी दो कंपाउंड बनाता है। पहला बनाता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और आपका दूसरा बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो दो ही एलिमेंट है दोनों में। ठीक है, जब आपके एक बार सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, दूसरी बार सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम मासेस देखेंगे तो सल्फर का मास देखो दोनों में फिक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे भी एक सल्फर है, बट चेंज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन से अदर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है सभी एग्जाम्पल में आप ऑक्सीजन ही लो। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट का जो मास है जो चेंज हो रहा है, अगर हम उन सेकेंड एलिमेंट के मासेस ले, जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं उनमें अगर सेकेंड एलिमेंट के मासेस का अगर रेशियो ले तो वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में ही आएगा। ठीक है बेटा, आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।